वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेजी से गिरावट हो रहा है। न सिर्फ जलस्तर में गिरावट दर्ज किया जा रहा है, बल्कि गंगा की चौड़ाई भी तेजी से कम हो रही है और गहराई का भी संकट उत्पन्न हो गया है। जो स्थिति है उससे नदी से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 10 सालों तक ये स्थिति रही तो गंगा के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर गंगा के अस्तित्व संकट आएगा तो काशी का क्या होगा। हमारे साथ इस समय प्रख्यात नदी वैज्ञानिक और बीएचयू के रिटायर्ड प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी जी, हम उन्हीं से जानते हैं कि गंगा में इस समय की वर्तमान स्थिति क्या है और ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। क्योंकि बीडी त्रिपाठी जी ने गंगा पे लगभग 50 वर्षों तक लंबा काम किया, इनका लंबा अनुभव है। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि गंगा की ये वर्तमान दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है और ये संकट के साथ ही हम उनसे ये इसका समाधान भी जानेंगे कि कैसे इस संकट को दूर किया जा सकता है। तो हमारे साथ प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी जी हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस में। पहले तो आपका जी। मैं प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गंगा शोध केंद्र का मैं चेयरमैन हूं और पिछले 50 वर्षों से मैं गंगा पर शोध कर रहा हूं। अभी आपने गंगा की बात की तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि गंगा तो हमारे लिए जीवन भी है और जब मैं छोटा था तब से हम लोगों ने ये देखा है कि गंगा के एक एक बूंद से स्वर्ग और मोक्ष की कामना हम करते आए हैं। मुझे याद है कि 1972 में जब पहली बार मैंने कहा था कि गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में, खासकर गंगा बेसिन में तहलका मच गया था कि गंगा मैया का पानी प्रदूषित कैसे हो सकता है। उसके लिए हमने तमाम आंकड़े अपने प्रस्तुत किए, बताए और 21 जुलाई 1981 को पहली बार भारत के में लोगों ने जो है हमारा जो 21 जुलाई 1981 को पहली बार भारत में हमारी संसद ने ये स्वीकार किया कि हाँ, गंगा प्रदूषित हो रही है और इसे बचाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और तब से लेके आज तक बहुत परिवर्तन आया। काफी वर्षों तक राजनीतिक पार्टियां, समाजसेवी सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन गंगा प्रदूषण नियंत्रण के कुछ सार्थक परिणाम नहीं आ रहे थे। लेकिन पहली बार जब 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब आए और इन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, 2014 की बात मुझे याद है, तो उन्होंने यही नहीं कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने गंगा मंत्रालय भी क्रिएट किया जो आज जल शक्ति मंत्रालय के साथ विलीन हो गया है, उसी के साथ काम कर रहा है। और कल की बात मैं कोट करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई बात कही कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और मैं काशी में उनका पुत्र हो गया हूं। मैं 50 वर्ष के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि पहले तो गंगा के प्रदूषण की ही समस्या थी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने बहुत काम किए। क्योंकि उनकी दृष्टि में जो शहरों से निकलने वाला मल जल है वही गंगा प्रदूषण का मुख्य कारण था। तो हरिद्वार से लेके बंगाल की खाड़ी तक जितने बड़े बड़े शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं, नेशनल गंगा फॉर क्लीन मिशन के जो संसाधन हैं उन्होंने अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, फिर भी पूरा का पूरा सीवेज ट्रीट नहीं हो पा रहा है। और अभी आप देख रहे होंगे कि काफी चर्चा में आया है कि गंगा प्रदूषित हो रही है, लेकिन कोई एक्चुअली कारण नहीं बता पा रहा है कि गंगा का प्रदूषण क्यों दिख रहा है। क्या प्रयास नहीं हुए हैं? क्या सरकार ने कुछ नहीं किया? तो मैं आपका ध्यान उधर आकृष्ट करना चाहता था कि पिछले वर्षों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुत प्रयास किए गए। सरकारी योजनाएं, ट्रीटमेंट प्लांट्स
पार्शियली ही सही, लेकिन काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि पिछले 2 दशकों से गंगा का लगातार गिरता हुआ जल स्तर सरकार के सारे प्रयासों पर पानी फेर दे रहा है, और गंगा में जो निरंतर पानी कम हो रहा है, तो साइंटिफिक बात मैं बता रहा हूं कि पानी कम होने से उसकी डायलूशन क्षमता कम हो जाती है, और जब डायलूशन क्षमता कम हो जाएगी तो थोड़े भी प्रदूषकों को आप यदि डालेंगे जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर आपको मिलेगा। अब हमारी माने तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आज के दिन अनुरोध करूंगा कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण, जो क्लीन गंगा के प्रोग्राम्स हमारे चल रहे थे, हमें थोड़ा सा उससे ध्यान डाइवर्ट करके हमें सेफ गंगा की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पानी गंगा में कम होता जा रहा है, आगे आने वाले 1 या 2 दशकों के अंदर आप देखेंगे कि गंगा में बालू के टीले ही आपको दिखेंगे। आप बनारस में भी जो स्थिति कभी नहीं होती थी, कई जगहों पर इतने टीले निकल गए हैं, पानी इतना कम हो गया है कि गंगा को, कभी कानपुर में, इलाहाबाद में ऐसी स्थिति हुआ करती थी, आज की स्थिति में बनारस में नहीं था। लेकिन जब आप देखेंगे तो बनारस में भी लोग पैदल गंगा पार करने की स्थिति में आ गए हैं। सर, एक सवाल है, अभी वर्तमान में गंगा का ट्रेंच लगभग कितने मीटर रह गया और औसतन पहले की गर्मियों में कितना रहता था? देखिए, नॉर्मली जो 100 मीटर या उससे ज्यादा ही पानी का जो है क्षेत्र हुआ करता था, और मुझे लगता है कि 30-35 मीटर के आसपास इसमें गंगा रह गई है, और बीच बीच में जो टीले पड़ गए हैं। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि जब भी पानी कम होगा तो फ्लो गिरेगा, और जब फ्लो कम होगा तो उस समय सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है, और सिल्टेशन रेट बढ़ने का ही रिजल्ट है कि अभी आप देख रहे हैं कि बालू के टीले दिख रहे हैं। तो बालू के टीलों के दिखने का मतलब ही है कि पानी बहुत कम हो गया है। सर, डेप्थ की बात की जाए तो गहराई पर भी बताया जा रहा है कि गहराई भी काफी कम हो गई है। आपने भी अभी बताया कि अब पैदल गंगा को पार करने की स्थिति आ गई है, तो गहराई लगभग कितनी हो गई होगी सर, और कितनी नॉर्मल होती थी? देखिए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में जब मैं विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा था, उसी समय डॉल्फिन को, जो गंगा डॉल्फिन है, इसको राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल के रूप में सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, जिस समय गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी घोषित किया गया था। और हमारी माने तो डॉल्फिन को रहने के लिए 12 से 18 फीट पानी मिनिमम चाहिए। उसमें डॉल्फिन इसलिए सिलेक्ट किया गया था कि वैज्ञानिक आंकड़ों को छोड़ दीजिए, तो आम आदमी को कैसे पता लगेगा कि पानी प्रदूषित है या नहीं है। तो ये हुआ कि फ्रेश वाटर एनिमल है, और यदि डॉल्फिन रहती है तो आप मान लीजिए कि प्रदूषण नहीं है, और यदि ये नहीं रहती है, लेकिन यहां प्रदूषण नहीं, यहां तो उसकी पानी की गहराई नहीं मिल रही है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से इधर, खास करके इस मौसम में, वाराणसी घाट के सामने कोई भी डॉल्फिन आपको नहीं दिखेगी। तो डॉल्फिन न दिखने का कारण ही यही है कि गंगा का पानी 18 फीट से भी कई जगहों पर कम हो जा रहा है। जगह जगह पर गहराई हो सकती है, लेकिन बहुत सी जगहों पर गहराई कम हो रही है। तो कम होने की वजह से जब पानी कम हो जाता है, तो जहां भी थोड़ा बहुत हर्डल क्रिएट होगा, पानी रुक जाता है। तो बहती हुई गंगा का स्वच्छ पानी, जिसके एक एक बूंद से हम स्वर्ग और मोक्ष की कामना करते आए हैं, वो तालाब का रूप लेती जा रही है। और जब तालाब का रूप ले रही है, तो आप देख रहे हो कि आए दिन रिपोर्टिंग होती है जगह जगह कि इस इलाके में, गंगा क्षेत्र में जो है काई जम गई है, यहाँ पर हरे शैवाल पाए जा रहे हैं, यहाँ इस तरह की समस्याएं हैं। और ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है, और जब भी पानी में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ जाएगी, उस समय वहां पर बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ जाता है। और जब बैक्टीरिया पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो रोग काजिंग तमाम तरह के रोग पैदा होने लगते हैं आदमियों और पशुओं में।
इसलिए गंगा में पानी का फ्लो बनाए रखना नितांत आवश्यक है यदि हम मां गंगा को शुद्ध रखना चाहते हैं तो। सर, एक सवाल, अब आपने बताया कि समस्याएं जो हैं वो गंगा के प्रदूषण के साथ साथ ही अब फ्लो का भी संकट हो गया है, और उसके कारण भी आपने बताया कि आगे चलकर ये स्थिति कितनी भयावह होने वाली है। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है, किसकी वजह से फ्लो कम हो रहा है? अभी आपने एक बहुत ही अच्छी बात पूछी कि पानी क्यों कम हो रहा है। तो हमारा अपना मानना है कि पानी कम होने के 4 कारण हैं। पहला कारण है जो बहुत ही स्पष्ट है कि उत्तराखंड में जो गंगा की 6 मुख्य शीर्ष धाराएं हैं, उन धाराओं के ऊपर हमने बांध बनाए हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए पानी हम वहां रोकते हैं, और जब पानी आगे बढ़ता है बचा खुचा, तो हरिद्वार से ही हम कैनाल बना करके पानी को दिल्ली तक सप्लाई कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों को पीने और सिंचाई के लिए हम पानी देते हैं, इससे भी कम हो जा रहा है। और तीसरा कारण यह है कि आपने देखा होगा कि पूरे गंगा बेसिन में गंगा के दोनों तरफ लिफ्ट कैनाल सरकार ने बना रखे हैं सिंचाई की सुविधा के लिए। पानी सक करते हैं लिफ्ट कैनाल से और नहरों के माध्यम से उससे सिंचाई की व्यवस्था की गई है। और चौथा कारण जो बहुत लोगों को जानकारी में नहीं है, वो ये है कि पूरे गंगा बेसिन में इस समय भूजल का अति दोहन हो रहा है। अति दोहन होने का कारण ही है कि हमारे पास कोई ऐसा चेक नहीं है जिससे कि हम बैलेंस कर सकें, कोई कानून ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में जो भूजल नीचे जा रहा है उसकी रिचार्जिंग के लिए भी गंगा का पानी नीचे जा रहा है। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से गंगा में लगातार पानी कम होता जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में यदि यही स्थिति रही तो एक स्थिति आएगी जब हमें गंगा में पानी की जगह टीलों को देखना पड़ेगा, बालू के। सर, इस जो समस्या को आपने बताया, 4 कारण भी बताए, प्राथमिक तौर पर इसके निदान के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए सरकार को, जिससे कि गंगा का अस्तित्व बना रहे और ये संकट भी खत्म हो जाए? देखिए, मैंने समस्या ही नहीं बताई थी, मैंने उसका समाधान भी बताया था। पहला, जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जो मुख्य धाराओं का पानी रोका जा रहा है, उसके लिए मैंने सरकार को ये सलाह दिया था कि जो हमारी छोटी धाराएं आ रही हैं उनके ऊपर छोटे हाइड्रो पावर जनरेशन के प्लांट्स बनाए जाने चाहिए, ताकि हमारी बड़ी और मुख्य धारा सुरक्षित रहे और उससे पानी न रुके। उसके बाद मैं ये भी कहा था कि बिजली पावर के जनरेशन के लिए जब आप उत्तराखंड में जाएंगे तब आप देखेंगे कि वहां विंड वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जब विंड वेलोसिटी बढ़ जाती है तो विंड वेलोसिटी का प्रयोग करके भी पवन चक्की के माध्यम से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। अब आ जाइए, दूसरे प्रदेशों को हम पानी की व्यवस्था जो सप्लाई करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सरकार एक दिन में ऑर्डर कर दे कि नहीं, हम पानी सप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो हो क्या सकता है, जिन प्रदेशों को हम गंगा का पानी सप्लाई कर रहे हैं उन प्रदेशों से कहा जाना चाहिए कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की तकनीकी के माध्यम से अपने प्रदेश को जल के लिए सस्टेनेबल बनाएं। और जब वो इस पद्धति को फॉलो करते हैं उसके बाद उनको पानी कम कर सकते हैं, या पानी यदि यथास्थिति मिल जा रही है उसको रोक सकते हैं। अब आ गई सिंचाई की। सिंचाई के लिए क्या सरकार कह देगी कि पानी हम सप्लाई नहीं करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे हम? हमें अपनी सिंचाई पद्धति को बदलना पड़ेगा। पूरी गंगा बेसिन में जब आप देखेंगे तो फ्लड इरिगेशन टेक्निक से हम सिंचाई कर रहे हैं। फ्लड इरिगेशन टेक्निक से क्या होता है कि उसमें हम खेत को पानी से भर देते हैं, चाहे वहां पानी की आवश्यकता हो या न हो। इसमें हमने देखा है, या साइंटिफिक आकलन है,
कि 85% पानी हमारा वेस्ट चला जाता है और सिर्फ 15% पानी का प्रयोग होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सिंचाई के लिए गंगा का लिया गया पानी 85% बर्बाद हो जाता है। इसमें हमने सलाह दिया था कि यदि हम माइक्रो इरिगेशन टेक्निक यूज करें सिंचाई के लिए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 15% वाटर वेस्ट होगा और 85% पानी आपका यूज हो जाएगा। और चौथी बात जो मैंने कहा था कि भूजल स्तर नीचे जा रहा है, तो हमें एक कानून बनाना पड़ेगा कि भूजल का दोहन किस प्रकार से कोई व्यक्ति कर सकता है। और इसी के साथ साथ पूरे गंगा बेसिन में हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की तकनीकी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा साइंटिफिक दृष्टि से। क्योंकि धरती के ऊपर पानी का जो मुख्य स्रोत है वो है वर्षा का जल, जो कि नदियों नालों के माध्यम से बहता हुआ सीधे समुद्र में वापस चला जाता है। इसे हमें रोकना पड़ेगा, और रोकना ही नहीं पड़ेगा, जब धरती के ऊपर हम रोकेंगे तो उसका मल्टीपल यूज हम कैसे करेंगे वो प्रयोग करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हम मल्टीपल यूज करेंगे और ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कम कर देंगे तो गंगा में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें अपनी योजनाओं को, तो यहां मैं एक बात बताना चाहता था और मैं लोगों को संदेश भी देना चाहता था, खास करके पॉलिसी मेकर्स को, कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण या गंगा संरक्षण से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं, ये योजनाएं युवकों के रोजगार परक यदि नहीं बनाई गई तो आगे आने वाले दिनों में आप कोई भी सस्टेनेबल सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते, क्योंकि कोई भी सरकार हमेशा के लिए लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है। इसलिए एक बहुत बड़ी बात पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अर्थ गंगा की बात उन्होंने की थी, और ये कहा था कि हमें अर्थ गंगा के रूप में ये देखना पड़ेगा कि गंगा को हम रिसोर्स के रूप में कैसे विकसित करेंगे। और यदि ऐसा हम करते हैं तो रोजगार परक योजनाओं को बनाते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो लोगों को पैसा गंगा से ही मिलेगा। तो जब गंगा से मिलेगा, क्योंकि क्लीनिंग का काम और गंगा संरक्षण का काम एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार कंटिन्यूअस होते रहने वाला काम है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी योजनाओं को रोजगार परक बना करके इसे एक सस्टेनेबल बेस देना पड़ेगा, तभी हम गंगा के संरक्षण की बात कर सकते हैं। तो आपने सुना प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने कितने विस्तार से जो चिंताजनक स्थिति है उसकी भी चर्चा की। न सिर्फ उन्होंने समस्याएं बताई, बल्कि बिंदुवार तरीके से उस समस्या का निदान भी बताया। उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, हालांकि ये पहले भी सुझाव दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो स्थिति है उसका जिक्र करते हुए सरकार से इस ओर प्राथमिकता पर ध्यान देने की गुजारिश की है, अपना सुझाव दिया है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब कह दिया है कि गंगा माँ ने उन्हें गोद लिया है और वो गंगा की माँ, गंगा को माँ कहते हैं, तो ऐसे में अब ये जिम्मेदारी बनती है कि काशी के अस्तित्व और काशी की पहचान माँ गंगा के अस्तित्व पर जो संकट खड़ा हुआ है उसे दूर किया जाए। तो बड़े विस्तार से चर्चा की भारत एक्सप्रेस के साथ प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने, और उन्होंने इस समस्या और निदान दोनों बताया। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।